उसने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन एक पारदर्शी दीवार ने उसे पूरी तरह रोक दिया। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, शहरों के बीच की सीमाएं फिलहाल बंद हैं। कृपया शहर की सील हटने के बाद ही दूसरे शहर में जाने का प्रयास करें। लिनजिलुओ ने अपनी जेब से बैरियर ब्रेकर की निकाली। यह वही आइटम थी जो किसी भी सील को तोड़ सकती थी। असल में लिनजिलुओ पहले से ही डीमन सिटी छोड़कर क्योटो जाने की योजना बना चुका था, क्योंकि ली फैमिली का मुख्य ठिकाना वहीं था और उसका मानना था कि अगर बदला लेना है तो जितना जल्दी हो सके लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल शहर की सीमा पार करना आसान नहीं था। हालांकि उसे एक तरीका पता था, वो था किसी खास डंजन को ढूंढना। जब वो शहर के बीच में था तब भी वह उस डंजन की तलाश में था, लेकिन वह उसे मिला नहीं और तभी किस्मत से उसे बैरियर ब्रेकर की मिल गई। अब किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए लिनजिलुओ दाशा को साथ लेकर शहर की सीमा तक आया था ताकि इस की से बैरियर को तोड़ सके और फिर एक खास टेक्निक से खुद को क्योटो पहुंचा दे। अब बस जरूरत थी कि ये की इतना एनर्जी रिलीज करे कि वो बैरियर को तोड़ दे। लिनजिलुओ ने की को उस अदृश्य दीवार पर रखा और उसे जोर से दबाया। जिस जगह की ने दीवार को छुआ वहां नीले रंग की लहरें फैलने लगीं। प्लेयर याजी क्या बैरियर ब्रेकर की का इस्तेमाल कर शहर की सीमा खोलना चाहता है? लगता है हो सकता है। लिनजिलुओ ने बिना झिझके यस चुना। की से भारी मात्रा में एनर्जी निकलने लगी। बैरियर पर नीली लहरें फैलती गईं और कुछ ही देर में पूरी दीवार कांपने लगी। लिनजिलुओ का हाथ भी उसी के साथ कांप रहा था। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद आखिरकार एक तेज टिक जैसी आवाज आई और दीवार मानो शीशे की तरह टूट गई। सामने एक काली जगह दिखाई दी, मानो कोई गहराई वाला ब्लैक होल हो। पर हैरानी की बात थी, दीवार के उस पार तो सड़क होनी चाहिए थी, फिर ये काला गड्ढा कैसा? लिनजिलुओ को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस दाशा को आवाज दी और दोनों उस काले क्षेत्र के अंदर कूद गए। कुछ ही सेकंड बाद बैरियर फिर से बंद हो गया और वहां फिर से शांति छा गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। तो काले क्षेत्र से निकलने के बाद लिनजिलुओ और दाशा खुद को एक सफेद कमरे में पाए। कमरा पूरा खाली था, दीवारें, फर्श, यहां तक कि छत भी सफेद। यह असल में एपोकलिप्स गेम की वेटिंग रूम में से एक थी, जहां ज्यादातर मल्टीप्लेयर डंजन्स शुरू होने से पहले प्लेयर्स इंतजार करते थे। लिनजिलुओ यहां इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसने बैरियर तोड़कर गेम के सिस्टम के नियमों को बाधित किया था। ऐसे दो इलीगल प्लेयर्स का इस जगह मौजूद रहना कुदरतन मुमकिन नहीं था। तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजी, प्लेयर्स याजी और दाशा ने शहर के बीच जाने के नियमों का उल्लंघन किया है। 10 सेकंड में दोनों को वापस भेजा जाएगा। 10, 9, 8। यही तो वो चाहता था। लिनजिलुओ ने तुरंत कहा, मैं रिटर्न चाहता हूं क्योटो क्षेत्र में। दाशा बोल नहीं सकता था, इसलिए लिनजिलुओ ने उसकी चेतना संभाल कर कहा, मैं भी क्योटो क्षेत्र में रिटर्न चाहता हूं। कमरा कुछ पलों के लिए चुप हो गया। काउंटडाउन रुक गया। कुछ मिनटों बाद दोनों खिलाड़ियों की रिक्वेस्ट स्वीकृत। अब उन्हें क्योटो शहर की सीमा पर भेजा जा रहा है। कमरे के बीच एक काला पोर्टल खुला। सक्सेस। लिनजिलुओ ने बिना सोचे पोर्टल में छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर आया उसे तुरंत सड़ी हुई लाशों की गंध आई और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी का पंजा उसके सीने की ओर झपटा। लिनजिलुओ के कदम अभी संभले भी नहीं थे। उसने 9 ली ब्लेड उठाकर उस वार को रोका, फिर तुरंत पलटकर एक वार में उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। अब उसे मौका मिला चारों ओर देखने का। फड़ में जाए, ये क्या जगह है? वो चिल्ला उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उसे सीधा ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच फेंक देगा। जहां तक नजर जाती थी बस ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। कुछ ही पल में सभी ज़ॉम्बीज उसकी ओर मुड़े। कई दिनों से भूखे पड़े ये प्राणी मानव को देखकर जैसे पागल हो उठे। लिनजिलुओ ने आगे की कुछ ज़ॉम्बीज को काट गिराया और अपने लिए थोड़ी जगह बनाई। अब दोनों एक साथ, एक आगे एक पीछे, लड़ने की स्थिति में खड़े थे। लिनजिलुओ की हर तलवार चलने पर कई ज़ॉम्बीज गिरते गए और दाशा के ब्रॉन्ज हैमर के हर वार से कई ज़ॉम्बी के शरीर चूर हो गए। दोनों की संयुक्त रक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई ज़ॉम्बी उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो और दाशा मिलकर अब तक 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी खत्म कर चुके थे। प्लेयर याजी ने सफलतापूर्वक लेवल 11 ज़ॉम्बी को मारा। प्लस 11 XP प्लस 30 गोल्ड। प्लेयर याजी लेवल अप, अब लेवल 22। सभी एट्रीब्यूट्स प्लस 3 और पाइन फ्री पॉइंट्स प्राप्त। अगले लेवल अप के लिए 345 XP की जरूरत। लेवल अप की आवाज गूंजी और उसके सामने का पूरा ज़ॉम्बी समूह ढेर हो गया। लिनजिलुओ ने आखिरकार उस ज़ॉम्बी भीड़ को चीरकर बाहर निकल ही लिया। दाशा भी उसके पीछे दौड़ता हुआ बाहर आया। दोनों ने पीछे देखा, हजारों ज़ॉम्बी अब भी पीछा कर रहे थे। वो दोनों दूर के पहाड़ी इलाके की ओर दौड़ पड़े। लिनजिलुओ की एजिलिटी बहुत ऊंची थी,
वो जल्द ही जॉम्बियों से काफी आगे निकल गया। दौड़ते हुए उसने आसपास देखा, कहीं छिपने की जगह मिले। फिर उसने देखा थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था। 10 मिनट के अंदर वो वहां पहुंचा। एक अंडरग्राउंड जाने वाली जगह पर उसे छिपने की जगह मिल गई। थोड़ी ही देर में डाशा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और उसने एंट्रेंस का ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया। खिलाड़ी को सीधा ज़ॉम्बी के बीच में भेजना, ये तो साफ साफ मुझे और दाशा को डराने की कोशिश है। लगता है क्योटो की जर्नी आसान नहीं होने वाली। प्लेयर याजी की बेसिक एट्रीब्यूट्स: स्ट्रेंथ 96, स्पिरिट 96, कॉन्स्टिट्यूशन 86, एजिलिटी 86। लगता है अब मुझे खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। इन्वेंट्री स्क्रीन खुलता है। वुल्फ फैंग रिस्ट गार्ड, सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट। 4 कर्स्ड वुल्फ फैंग से बना हुआ ये रिस्ट गार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्स पावर रखता है। Attributes: Strength +2, Constitution +2, Skill Curse Power। एक्टिवेट करने पर 1 मिनट तक हर अटैक में 10% चांस होगा कि कर्स इफेक्ट ट्रिगर हो जाए, जिससे दुश्मन पर फियर, शॉक या नौजिया जैसे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। कूल डाउन टाइम 24 आवर्स। एट्रीब्यूट्स काफी अच्छे हैं। ले लिया। ब्लडथर्स्ट रिंग, ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट। खून ही इसकी असली एनर्जी सोर्स है, यानी जब तक रक्त बहता रहेगा ये रिंग काम करती रहेगी। Attributes: None. Passive skill: Bloodthirst। हर बार जब तुम किसी एनिमी को मारोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ +1 बढ़ जाएगी और अगले 10 मिनट तक कुल 45 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ये इफेक्ट अधिकतम 5 बार तक स्टैक हो सकता है। एट्रीब्यूट तो कमाल के हैं। कंडीशन थोड़ी कठिन है लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे क्लॉ गॉन्टलेट्स, ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट, ऐसे ग्लव्स जो दुश्मन को पल भर में उसकी गलती का प्राइस चुका देते हैं। Attributes: Strength +2, स्किल शार्प क्लॉ। एक्टिवेट करने पर अचानक तेज क्लॉज निकल आते हैं और अटैक डैमेज तुम्हारे स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का इन 50% होता है। कूल डाउन टाइम 12 आवर्स। क्लॉ गॉन्टलेट्स अभी के लिए तो काफी बढ़िया लग रहे हैं, फिलहाल इस्तेमाल कर लेते हैं। पेनवीरन स्मॉल स्पेस रिंग, ब्रॉन्ज लेवल इक्विपमेंट, एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस रखने वाली रिंग। एट्रीब्यूट्स: स्ट्रेंथ +1, स्टोरेज स्पेस 0.5 क्यूबिक मीटर्स। आखिरकार दशा के पास भी उसका खुद का स्टोरेज स्पेस आ ही गया। भले ही छोटा है लेकिन कुछ फूड कार्ड्स रखने के लिए तो परफेक्ट रहेगा। किसी तरह लिन जिलुओ और दाशा रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज से बचते हुए बाहर निकल आए। थोड़ी दूर चलते ही किसी ने पीछे से पुकारा, दशा दादा, सामने वाले क्या सच में आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ, क्या बात है? वो लड़का थोड़ा एक्साइटेड होकर बोला, दादा क्या आप लोग भी क्योटो स्टेडियम जा रहे हैं, वही इंडिविजुअल पावर टूर्नामेंट वाला? लिन जिलुओ ने काल्म होकर जवाब दिया, हाँ वहीं जा रहे हैं। वो लड़का जोश में आकर बोला, वाह कितना ढूंढा था आपको और आज रास्ते में ही मिल गए। लगता है किस्मत वाकई मेरे साथ है, उसने जल्दी से कहा। तो चलिए साथ चलते हैं। साथ? लिन जिलुओ ने हल्की मुस्कान दी। तो तुम लोग कहाँ के हो? तुम्हें सिस्टम का नोटिफिकेशन कैसे नहीं मिला? हम उस वक्त सो गए थे, सिस्टम की ब्रॉडकास्ट सुन ही नहीं पाए। अब तो बस यही सोच रहे थे कि किसी से पर्सनल पावर टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा और जान लें। फिर उसने लिन जिलुओ को अपनी तरफ इशारा किया। उसने आसपास देखा, दाएं बाएं थोड़ी नजर दौड़ाई। फिर उसके पास जाकर वो लड़का धीरे से लिन के कान के पास फुसफुसाया, मैंने सुना है इस बार का पर्सनल पावर टूर्नामेंट क्योटो की पूरी पावर बैलेंस को तय करने वाली लड़ाई है। लिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह ऐसा? ये किसने कहा? वो लड़का दोनों हाथ कैजुअली उठाते हुए बोला, मेरे बचपन का दोस्त है। वो क्योटो के 3 बड़े परिवारों में से एक एंड फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड है। कल जब वो अपनी बहन को लेने वापस आया था तो उसने हमें बताया था और साथ ही कहा था इस बार हमें भी पूरा जोर लगाना चाहिए। क्या रैंकिंग सच में किसी की ताकत और बोलने का अधिकार तय करती है? क्या अब सरकार, तीनों बड़े परिवार या बाकी संगठन आपस में दिखावे की शांति पर पहुंच चुके हैं? पिछली जिंदगी में क्योटो वो शहर था जो ड्रैगन नेशन में सबसे पहले स्थिर हुआ था, जब बाकी शहरों के खिलाड़ी अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। गर्जना। क्योटो के बाहर के इलाके में अराजकता फैली हुई थी, लेकिन क्योटो के खिलाड़ी पहले से ही सोच रहे थे कि अब ज़ॉम्बीज का शिकार कैसे करें, और ये रैंकिंग से ताकत तय करने वाली व्यवस्था असल में तीनों बड़े परिवारों और बाकी संगठनों की एक साझा साजिश थी, जो उन्होंने सरकार और सेना के साथ मिलकर तय की थी। समय लगभग वही है। लगता है इस जन्म में भी क्योटो की स्थिति पिछली बार जैसी ही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक आम सिक्योरिटी गार्ड को इतनी सीक्रेट बातें कैसे पता चली? जरूर बीच में कुछ गड़बड़ है। उसकी हर बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिन जिलुओ ने कहा, ठीक है,
तुम्हारी दी हुई ये जानकारी मेरे लिए काफी काम की है। इसका बदला मैं जरूर दूंगा। वो जो संसाधन कार्ड होते हैं जानते हो ना, मैं तुम्हें एक कार्ड 90 गोल्ड कॉइन में दूंगा। जितने चाहिए ले लो, कैसा रहेगा? सच में बड़े भैया, सच में? सच में? अरे वाह, सबको पता है कि अभी दुकान में एक कार्ड की कीमत साफ साफ 100 गोल्ड कॉइन है। आप तो पूरे दानवीर निकल गए बड़े भैया। बड़े भैया, मैं आपको मान गया। मेरे पास अभी ठीक 270 गोल्ड कॉइन है। मैं 3 कार्ड लेना चाहता हूं। हो जाएगा? हो जाएगा। लिन जिलुओ ने सहजता से 3 कार्ड निकाले और उसे दे दिए। लेन देन पूरा होते ही माहौल और गर्म हो गया। हर तरफ लोग जमा होने लगे। बड़े भाई, मुझे भी दो। मुझे 5 चाहिए। लिन जिलुओ ने नकली गंभीरता से कहा। असल में ये ऑफर सिर्फ इस छोटे भाई के लिए था, क्योंकि इसने सही जवाब दिया। सबके चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन वो बोला, अगर ये छोटा भाई मान जाए तो मैं बाकी सबको भी 95 गोल्ड में दे सकता हूं। कम से कम तुम्हें क्योटो जाकर वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सबकी नजरें अब छोटे किंग पर थीं। वो कुछ झिझका, फिर बोला, अगर बड़े भाई चाहें तो बेच दीजिए। ठीक है। लिन जिलुओ ने तुरंत हामी भरी। अगले 1 घंटे के लिए सप्लाई कार्ड सिर्फ 95 गोल्ड में, कोई लिमिट नहीं। इतना सुनते ही पूरा कैंप फट पड़ा। लोग भीड़ लगाकर खरीदने लगे और लिन जिलुओ के अकाउंट में गोल्ड कॉइन की गिनती पागलपन की रफ्तार से बढ़ने लगी। वो बेहद खुश था। मुझे नहीं पता था कि अचानक मिलने वाला यह बड़ा आदमी इतना दयालु है। उसने संसाधन कार्ड का उपयोग करके मुझे अन्य खिलाड़ियों को जोड़ने में मदद की। अब मैं क्योटो में अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा। जादुई शहर में सोने की कमी के कारण मैंने जादुई शहर के सम्मानित बैज को खो दिया। इस बार मुझे क्योटो का सम्मानित मेडल जरूर प्राप्त करना है। सारा कुछ सेल करने के बाद वे लोग वहां से निकल गए। बॉस, वो जो हॉल के अंदर मटेरियल कार्ड्स बेच रहा है, लगता है उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? उसके साथ तो ड्रैगन नेशन के टॉप 5 में से एक खड़ा है। कौन हिम्मत करेगा उसे परेशान करने की? बॉस, सच में लेओपार्ड पहले ही लोगों को भेज चुका है उन्हें ढूंढने के लिए। उनके साथ कम से कम 20-30 सुपर लेवल के फाइटर्स हैं। चाहे दाशा कितना भी स्ट्रांग हो, अकेला इंसान इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेगा? क्यों ना हम भी ज्वाइन करें, शायद हमें भी बड़ा फायदा मिल जाए। लगता है लेपर्ड ने ही तुम्हें मुझे मनाने भेजा है ना? वो घबरा गया। नहीं बॉस, मैंने बस सुना था, बस इतना ही। एक झिलमिलाती तलवार की चमक और हवा में खून की गंध फैल गई। फर्श पर वो आदमी पड़ा था जिसकी छाती तलवार से आर पार हो चुकी थी। बॉस ने टिश्यू उठाया, हाथ साफ किया और खुद से कहा, बेवकूफ, थोड़ी ताकत तो थी लेकिन दिमाग जरा भी नहीं। देखते हैं लेपर्ड की इस बेवकूफी में कितने और लोग फंसते हैं। वैसे मैं भी जानना चाहता हूं वो कौन है जिसके पीछे दाशा जैसा आदमी भी इतनी वफादारी से खड़ा है। लेकिन कुछ की नजरें बहुत खतरनाक थीं। नहीं, अगर वो बाहर गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो तुरंत भागा। उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वह तेजी से दौड़ते हुए बोला, बॉस रुके। बड़े भैया, क्या आप रात में सिटी सेंटर की ओर जाने का सोच रहे हैं? क्या हुआ? हालांकि इस रास्ते के ज्यादातर जॉम्बी साफ कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी काफी बचे हुए हैं। मैं जानता हूं शहर के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित ठिकाना है। बड़े भैया, आप लोग मेरे साथ चलिए ना। अब देर हो चुकी है। बाहर अंधेरा था लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। काली भीड़ ने लिन जिलुओ और दाशा को पूरी तरह घेर रखा था। ये वही लोग थे जो दूसरों को लूट करके जीते थे। जो आने वाला था वो तो होकर ही रहेगा। बाहर आ जाओ। अगर लड़ना ही है तो जल्दी शुरू करो। मुझे अपनी जर्नी जारी रखनी है। लिन जिलुओ ने उन्हें देखते हुए कामली गिना। 1 2 3 4 32। वाह, पूरे 32 प्रोफेशन चेंज्ड प्लेयर्स। काफी बड़ी तैयारी की है तुम लोगों ने। भीड़ में खड़ा लीडर घनी दाढ़ी वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। सोचा नहीं होगा ना, एक दाशा बॉडीगार्ड रख लिया तो सोच लिया तुम सेफ हो। हम रोज मौत के मुंह में खेलते हैं, हमें अंडर एस्टिमेट मत करना। उसके बगल में खड़ा चश्माधारी बोला, इतने सारे कार्ड्स बेच रहे हो, साफ है तुम्हारे पीछे कोई बड़ा ग्रुप है। लेकिन हमारे इलाके में आकर बिजनेस करना और हमें बताना भी नहीं, ये ठीक नहीं। दाढ़ी वाला बोला, ऐसा करो, आज जो भी कमाया है उसका आधा गोल्ड और आधे कार्ड्स हमारे हवाले कर दो, फिर सब भूल जाओगे, कुछ हुआ ही नहीं मान लो। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, चल निकाल गोल्ड वरना जिंदा नहीं बचेगा। दशा अकेला क्या करेगा तेरे लिए? जैसा एक किताब में लिखा है, जब किसी डील का प्रॉफिट 10% हो तो लोग कोशिश करने लगते हैं, जब 50% हो तो वो रिस्क लेने लगते हैं, 100% पर वो इंसानियत भूल जाते हैं और 300% पर वो फांसी के डर से भी नहीं डरते। उसी तरह सब जानते थे कि लिन जिलुओ डेंजरस है, पावरफुल है, लेकिन प्रॉफिट के लालच ने सबको अंधा कर दिया था। एक कार्ड
और पूरे दिन का खाना बिना रिस्क के। फिर क्यों कोई ज़ॉम्बी से लड़े जब रॉबरी से ज्यादा फायदा और कम रिस्क है? लिंजिलुओ ने हल्की सांस ली। कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरा ट्रैवल टाइम तो जरूर बर्बाद कर दिया। डिकेड डैगर, कांस्य ग्रेड इक्विपमेंट, लंबे समय से बेकार पड़ा हुआ खंजर, ब्लेड उखड़ा हुआ और धार गाड़ी गड़बड़, पूरे ब्लेड पर जंग छड़ी हुई थी। इस खंजर से पहुंचा दर्द 200% बढ़ जाएगा। जिस हिस्से पर यह खंजर घाव करेगा, अगर उसे लंबे समय तक नहीं संभाला गया तो गहरे संक्रमण और घाव बढ़ जाएंगे। उसने डाशा को इशारा किया। डाशा का दिल गुस्से से तेज धड़कने लगा और उसकी बॉडी से एक लाल ऑरा निकलने लगी। उसने हैमर लेकर सब पर वार करना शुरू कर दिया। टकला लेपर्ड बोला, साला अच्छाई बुराई की कदर ही नहीं करना जानता। आगे बढ़ो, उसे जान से मत मारो, बस अधमरा कर दो। मैं उसको दिखाना चाहता हूं कि असली कष्ट क्या होता है। हाँ बॉस, लिन ने कहा, भले ही तुम लोग ट्रांसफर करके टॉप 10 प्लेयर्स बन चुके हो, ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तुम्हारे पास अभी भी एक छोटी सी राह बची हुई है, पर अफसोस आज तुम लोगों की मुलाकात मुझसे हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बदकिस्मती से आज तुम सबका सामना मुझसे ही हो गया। सड़ा हुआ खंजर लेकर उसने सब पर वार करना शुरू कर दिया। लिंजिलुओ के सामने टिकने वाला कोई भी नहीं था। तभी लिंजिलुओ ने अपने हाथों में पानी को कंडेंस करना शुरू कर दिया। आसपास जो भी कचरा और मलबा था उसने सब कुछ पानी में मिला दिया और सबके ऊपर छोड़ दिया। यह एक तरह की चेतावनी थी। लिंजिलुओ ने ठंडे स्वर में पूछा, और जारी रखना चाहते हो? टकला गरज उठा, साला इन दोनों को मेरे लिए खत्म कर डालो, ये लोग शर्मनाक हैं। हाँ बॉस। सिर पर डर साफ दिख रहा था। लिंजिलुओ के साथ वाला आदमी अब भी कांप रहा था। दोनों ग्रुप आमने सामने खड़े थे। लिन ने अपनी तलवार को सम्मान से उठाया और सामने वाले की तरफ एक तेज वार मारा। एक ही वार में कई लोगों के शरीर कट गए। दुश्मन ग्रुप के कई लोग गिर पड़े। उनके शरीर से खून की छींटें उड़ पड़ीं। लिंजिलुओ के चेहरे पर कोई भी एहसास नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसने पहले भी कितनों को मारा हो। दुश्मन ग्रुप का गंजा और चश्मे वाला आदमी लिन की हरकतें देखकर सन्न था। यह कितना निर्दयी है। चश्मे वाला आदमी डर के मारे बोला, एक ही वार, बस एक ही वार, बहुत ज्यादा ताकत है, यह कैसे मुमकिन हो? और वह भागने लगा चीखते हुए। लिन ने उसे भागने नहीं दिया। स्पिनिंग स्लैश अटैक किया और वह भी 2 टुकड़ों में कट गया। यह सब टकले के सामने हुआ। लिंजिलुओ एक खतरनाक हंसी के साथ बोला, इतना डरा हुआ चेहरा क्यों दिखा रहे हो? अभी भी आगे आओ। फिर जो बचे हुए लोग थे वे सब लिंजिलुओ के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, हम गलत थे, हमें माफ कर दीजिए, आप बड़ा दिल रखिए और हमें छोड़ दीजिए। हाँ, बख्श दो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिंजिलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी घबराकर बोला, सच में आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? लिन मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, सब जानते हैं कि मैं ली हाओबो कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कसम खाई है, अगर मैं ली हाओबो झूठ बोलूं तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। लेकिन लिंजिलुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? सारे लोग जो लूटने आए थे अब डर के मारे अपने अपने रिसोर्स कार्ड निकालकर लिंजिलुओ को देने लगे। लिन ने ठंडी नजर से एक आदमी की तरफ देखा और कहा, मरना चाहता है क्या? वो घबराकर बोला, क्या चाहिए? जो भी मेरे पास है सब दे दूंगा। लिन ने आदेश दिया, अपना सारा सामान भी बाहर निकालो। लिंजिलुओ ने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और उन्हें अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। फिर उसने कहा, दाशा, एक भी जिंदा मत छोड़ना। अगले ही पल दाशा का हैमर टकले के सिर पर जा लगा और उसका सिर फूट गया। वो मौके पर ही मारा गया। मरने से पहले उसकी चीख निकली, तेरा पूरा खानदान बुरे अंजाम को पहुंचेगा। इसके साथ ही उस पूरे ग्रुप का चैप्टर क्लोज हो गया। थोड़ी दूर एक आदमी की आवाज आई, पापा, भले ही मैं आपका बदला खुद नहीं ले पाया, लेकिन हमारे मददगार ने उस दरिंदे लेपर्ड और उसकी पूरी टोली को खत्म कर दिया। अब आप ऊपर चैन से आराम कर सकते हैं। वो रोते हुए बोला, मैं नाकाबिल हूं, मेरी नालायकी की वजह से ही तुम्हें लियोपर्ड ने मारा था। उसके मन में टकला लेपर्ड के खिलाफ गुस्सा भरा था। तभी शैडो में छुपी हुई एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा एक शख्स दिखाया गया। उसकी निगाहें नीचे की हलचल पर टिकी थीं। उसने कहा, लगता है क्योटो का पूरा संतुलन अब बदलने वाला है। उसके हाथों में एक फ्लेयर गन थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबाया और अगले ही पल आसमान में एक तेज रोशनी सिग्नल फट पड़ा। लिंजिलुओ ने भी उस चमकती रोशनी को देखा।
हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब वो लोग भी जाग गए हैं जिन्हें नहीं जागना चाहिए था।